गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कर रहे थे और उसमें हमने नॉन पोलर जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसका पोलराइजेशन कर दिया था। अब पोलर जो मटेरियल है उसी का आगे पार्ट है बेटा, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का आगे ही पार्ट है, वही सेम ही टॉपिक है ये। तो उसमें हम एक टॉपिक जो आधा रह गया था वो हम आज कंप्लीट करेंगे इसको। तो अब पोलर जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक को हम कैसे पोलराइजेशन कर सकते हैं, पोलर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको कैसे पोलराइज कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो, तो अगर हम पोलर की बात करें बेटा, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हल्के से कोइंसाइड नहीं होते, एक दूसरे से क्या होते हैं, हल्के से दूर होते हैं बेटा, ठीक है, रैंडम होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हल्के से थोड़े से डाइपोल मूवमेंट होती है इसमें थोड़ी सी, लेकिन ओवरऑल पोलराइजेशन क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है तो जीरो होती है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो ओवरऑल पोलराइजेशन क्या होती है बेटा, जीरो होती है इसमें। ठीक है, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तब तक ये सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं इसमें, मतलब हल्का सी डाइपोल मूवमेंट है, तो वो सारे रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो ओवरऑल जो पोलराइजेशन है वो क्या है, जीरो है। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो हमें क्या मिला, देखो पॉजिटिव जो है वो एक तरफ, वो तो किस तरफ आ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इस तरफ। तो जैसे ही अप्लाई की तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, अब कॉन्साइड नहीं है, पहले भी नहीं थे कॉन्साइड तो, लेकिन पहले रैंडमली मूव कर रहे थे तो ओवरऑल पोलराइजेशन नहीं मिल रहा था। अब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, ओवरऑल पोलराइजेशन मिल जाएगा, रैंडम मूव नहीं करेंगे, अलाइनमेंट हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ओवरऑल पोलराइजेशन हमें मिल जाएगा। पहले तो ये रैंडम मूव कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, अब क्या हो जाएगी, इनकी प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगी, फोर्स लगेगी, पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ओवरऑल देखें तो इस तरफ ये पॉजिटिव नेगेटिव तो चलो बीच वाले खत्म कर गए एक दूसरे को, लेकिन इस तरफ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, और इस तरफ क्या रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। तो हमारे पास एक पोलराइजेशन आ जाएगी। पहले केस में क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड तो नहीं थे, डाइपोल मूवमेंट तो थी हल्की सी, लेकिन सारे के सारे रैंडम मूव कर रहे थे, तो ओवरऑल पोलराइजेशन क्या थी, जीरो थी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ओवरऑल पोलराइजेशन अब जीरो नहीं रही, इसमें हल्की सी पोलराइजेशन आ गई, ठीक है। चलो देखो फिर अब इसको, देखो भाई, when there is no electric field in case of non-polar तो कल कर लिया था ना, पोलर डाइलेक्ट्रिक, इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ड्यू टू रैंडम मोशन the overall polarization is zero, ठीक है ना। तो ओवरऑल पोलराइजेशन इज जीरो। डाइपोल मूवमेंट है हल्की सी डाइपोल मूवमेंट तो इन पोल्स में, इनमें बनी हुई एटम्स में, लेकिन ओवरऑल पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। व्हेन वी पुट दिस इन एक्सटर्नल electric field, then
there will be force on positive charge in the direction of electric field and on negative it will be in opposite डायरेक्शन। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, वो जो मूव कर जाएगा मतलब फोर्स लगेगी, और जो नेगेटिव है वो क्या होगा, अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, नाउ द all dipoles align in a particular manner with the help of the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे एक पर्टिकुलर मैनर में, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, नाउ देयर विल बी सम पोलराइजेशन इन दिस केस। तो अब हल्की सी पोलराइजेशन हो जाएगी इस केस में। ठीक है बेटा, तो जो नॉन पोलर थे उसमें भी अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी। और जो पोलर थे हल्की सी डाइपोल मूवमेंट होती है पहले, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल में अप्लाई जो पुट किया तो उसमें क्या हो जाएगी, अलाइनमेंट, पर्टिकुलर अलाइनमेंट हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, मतलब जो पोलर था वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, अच्छे से पोलराइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बेटा। अब इसमें पोलराइजेबिलिटी देखो क्या होता है। इसी में है पोलराइजेबिलिटी। देखो भाई, तो अब जैसे ही हमने नॉन पोलर को या पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो गए, अच्छे से अलग अलग हो गए। तो इनके पास क्या आ गई, डाइपोल मूवमेंट आ गई। तो वो जो डाइपोल मूवमेंट है P, वो क्या होगी भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मीडियम के। डाइलेक्ट्रिक का मीडियम क्या है, ठीक है। दूसरी बात, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है उसके। ई नोट मान लो, या इसको जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लेते हैं, ई नोट मान लेते हैं। ठीक है, तो वो किसके, ई नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा एप्सिलॉन नोट ई नोट। यहाँ पे अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजिबिलिटी कहेंगे भाई। ठीक है, इस अल्फा को हम क्या कहेंगे, पोलराइजिबिलिटी कहेंगे। ठीक है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी नाम रख रखा है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी एबिलिटी। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास क्या है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। अब इस अल्फा की यूनिट क्या होंगी, पहले तो अल्फा निकलेगा कैसे, P मतलब डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। अब अल्फा की यूनिट क्या होंगी भाई, डायपोल मोमेंट की क्या होती है, कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की क्या यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की होगी भाई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता ना। F इज इक्वल टू हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट इधर ले जाओ, F को नीचे ले आओ, 4 पाई की तो होनी नहीं, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट की हमारे पास क्या आ गई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, ये ई नोट। ई नोट की हमारे पास क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। F इज इक्वल टू क्यू ई, तो E इज इक्वल टू F बाई क्यू, न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई, देखो फिर अब इस कूलम से एक कूलम ये कट गया, ये आपस में कट गया, न्यूटन से न्यूटन कट गया, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो अल्फा की यूनिट वॉल्यूम वाली होगी, हैंस पोलराइजिबिलिटी हैव यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो पोलराइजिबिलिटी की यूनिट्स हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम वाली आ गई भाई। तो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी पोलराइजिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी कम वॉल्यूम होगी पोलराइजिबिलिटी भी उतनी ही कम होगी भाई। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हम पहले कर चुके हैं, क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है ना, अब हम कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कितनी देर की होगी, तो बेटा अब दो छोटे छोटे टॉपिक और कर लेते हैं, एक तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। ठीक है, तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देखो भाई अब मान लो जैसे हमारे पास बेटा ये एक डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर है। ठीक है ना, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड होंगे एक सेंटर पे। अच्छा, जैसे ही हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो क्या होगा, पॉजिटिव एक तरफ चला जाएगा, नेगेटिव एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, पहले क्या थे, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या थे, एक ही सेंटर पे कॉन्साइड थे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो पॉजिटिव अलग हो गया और नेगेटिव थोड़ा सा अलग हो गया, हल्की सी इसमें अंदर क्या आ गई, डायपोल मोमेंट आ गई। अब अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दिया तो फोर्स इन पे ज़्यादा लगेगी। F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, चार्ज इन पे है ही, क्यू तो है ही, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा लगेगी। तो ये थोड़ा सा और दूर जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाइए, जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया चार्ज। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पहले तो क्या थे, कॉन्साइड थे, कॉन्साइड नहीं रहे, अलग अलग हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाई तो थोड़ा और दूर जाने की कोशिश करेंगे, और बढ़ाई तो और दूर जाने की कोशिश करेंगे, और बढ़ाई तो और दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो एक टाइम पे क्या हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव अलग हो जाएगा और नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले तक जहां तक वो अलग नहीं हुए उसको
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते गए, लेकिन वो बस मान लो जैसे ये यहाँ पे बस ये अलग होने को हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी ये नहीं हुए ना, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये सहन कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक है ना। तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हम क्या देंगे, समझ में आया। तो क्या होगा, अलग होंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे और बढ़ाएंगे और थोड़ा सा दूर जाएंगे, तो अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा दी तो अब क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गए उसके अंदर, वो मूवेबल चार्ज हैं, तो अब वो कंडक्टिंग मटेरियल बन गया, उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है ना। तो उससे पहले तक की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो सहन कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक है। सॉरी। तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड with which a dielectric material can withstand with which a dielectric material can withstand without losing its insulating property। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड with which a dielectric material can withstand without losing its insulating property। ठीक है। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकता है, ठीक है, विदाउट लूजिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसको हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे बेटा। ठीक है। तो ये तो था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भाई। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद हमारे पास क्या है, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट है। देखो छोटा सा टॉपिक है ये भी। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, एक बार समझो इसको। देखो हमें पता है बेटा कि भाई सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई, लिख लेते हैं चलो, एज वी नो फॉर ए spherical charge conductor the surface charge density sigma is equal to q by 4 pi r square। ठीक है भाई, where r is the radius of the sphere, r is the radius and q charge on the sphere। तो r तो क्या है, रेडियस है स्फीयर की, और q क्या है, चार्ज है स्फीयर के ऊपर। ठीक है। अब बेटा जैसे ही ये जो रेडियस है ये हम कम करते जाएंगे, मान लो जैसे हमने एक मटेरियल ले लिया, बड़े वाला स्फीयर ले लिया जैसे, ठीक है। तो अब मान लो जैसे ये वाला ले लिया, इसके ऊपर हमने एक चार्ज अप्लाई कर दिया, चार्ज दे दिया इसके ऊपर, सिग्मा चार्ज दे दिया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे दी भाई, चार्ज इसके ऊपर क्यू आ गया, पहले इसकी रेडियस क्या थी, आर थी, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है।
अब हमने क्या किया, ये सारा का सारा चार्ज हम इस पे ले आए, छोटे से के ऊपर, इसके ऊपर। पहले ये बड़ा स्फीयर था, बड़े स्फीयर के बजाय हमने इसकी रेडियस को कम कर दिया, अब ये इतना सा रह गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया। अगर इसकी रेडियस को और कम कर देंगे तो वो चार्ज क्या इसके ऊपर विथस्टैंड करेगा? नहीं, वो क्या करना शुरू कर देगा, इंड्यूस करना शुरू कर देगा। किसको? एयर पार्टिकल्स को जो उसके टच में आ रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? पहले हमने क्या किया, जैसे बड़े वाला स्फीयर था, ठीक है, तो उसके ऊपर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चलो वो रहेगी उस पर। फिर हमने वो जैसे जैसे चार्ज तो उतना ही रखा, स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या कर दी, कम कर दी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी ना। तो अब वो क्या है, बहुत ज़्यादा होने के कारण जो आसपास का जो एयर है उसको क्या करना शुरू कर देगी, उसको इंड्यूस करना शुरू कर देगी, उसके अंदर चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही उसके अंदर चार्ज इंड्यूस होना शुरू हुआ तो जो एयर है वो क्या हो जाएगी, वो एक प्रकार से कंडक्टिंग बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। इसी को हम क्या करते हैं, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट कहते हैं। ठीक है, व्हेन द रेडियस इज वेरी स्मॉल, the sphere will be like a small dot. ठीक है, now the charge on it will be very large with respect to its size. This large density of charge starts to induce the air particles which is in touch with it. ठीक है ना, एयर पार्टिकल्स को इंड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ड्यू टू दिस देयर विल बी चार्जेस इन द एयर, चार्जेस इन द एयर। In this way air become conducting. It is called action of शार्प पॉइंट। ठीक है भाई, तो देखो दोबारा देख लो क्या है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। तो जैसे ही हमें पता है भाई सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होती है, चार्ज अपॉन रेडियस 4πr² एरिया। ठीक है, तो अब हमने स्फीयर की रेडियस को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी रेडियस के हिसाब से क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर क्या रह जाएगा, बहुत ज़्यादा रह जाएगा। तो इतना ज़्यादा चार्ज हो जाएगा कि वो आसपास के एयर पार्टिकल्स को क्या कर देगा, इंड्यूस करना शुरू कर देगा। और जैसे ही आसपास के एयर पार्टिकल्स इंड्यूस हो गए, उनमें चार्जेस आ जाएंगे, चार्ज आ गया तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, फिर वो कंडक्टिंग बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।